Hello guys, today we are going to start up with a very important topic, that is the beta-lactam antibiotic. Today we are covering in this topic is the classification of the antibiotic, various pharmacological uses of the antibiotics and pharmacokinetics and their adverse effect. What are the adverse effect and mechanism of action of the penicillin and types of penicillin and their uses. What are the uses, basic uses of the penicillin? So be with me till end of this video and let's begin with the topic without wasting the time. सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। सबसे इसमें बीटा लैक्टम इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या होती है बीटा लैक्टम रिंग की। बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसका बीटा लैक्टम रिंग होते हैं और जिसके अंदर दो मेन कैटेगरीज आती है, जिसमें पेनिसिलिन आता है और सफेलोस्पोरिन होते हैं। बाद में इसमें दो कैटेगरी और जुड़ी थी जिसका नाम है मोनोबैक्टम और कार्बापेनिम्स, जो बाद में जुड़ी थी। उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ऐसा पहला एंटीबायोटिक था जो सबसे पहला ऑब्जर्व करा गया था 1941 में। इसका यूज हमने क्लिनिकली 1941 में यूज इसका आया था। अब बात आती है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करा था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर नहीं करा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को ऑब्जर्व करा था सिर्फ। ये एक मिरेकल था जो कि एक सबसे पहला लीस्ट टॉक्सिक ड्रग जो डेवलप करा गया था, मिरेकली ये डिस्कवर हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जो पॉइंट आता है, इट वाज ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम। सबसे ज्यादा जो ओरिजिनली नोटेटम से ही हमारा ऑब्टेन हुआ था, बट आज के टाइम में सबसे ज्यादा यील्ड जो हाई यील्ड इसकी पेनिसिलिन की होती है वो होती है पेनिसिलिन क्राइसोजीनियम। अब बात आती है कि पेनिसिलिन डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने करा था। पेनिसिलिन के साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर करा था, वो था आपका फ्लोरे। फ्लोरे ने और अर्नस्ट बोरिस चेन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर करा था विद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ पेनिसिलिन को ऑब्जर्व करा था और क्लिनिकली ट्रीटमेंट जो क्लिनिकली एक्टिविटी जो बताई थी वो फ्लोरे और अर्नस्ट बोरिस चेन ने बताई थी। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम का क्या होगा। दो कैटेगरी आती है बीटा लैक्टम में, वो होती है पेनिसिलिन और सफेलोस्पोरिन। मैंने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर इधर बता रखा है। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में दो चेन आती है। एक जो पहली फर्स्ट नंबर चेन है वो होती है थायाजोलिडीन रिंग और जो सेकंड चेन है उसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। अब जब पेनिसिलिन किसी भी बॉडी के अंदर अगर तुम दोगे तो क्या करेगा, बैक्टीरिया दो चीज निकालता है अपने अंदर को इस चेन को तोड़ने के लिए। एक तो या तो बीटा लैक्टेमिनेज निकालेगा या पेनिसिलिनेज निकालेगा। पेनिसिलिन को मारने वाले एंजाइम को बोलते हैं पेनिसिलिनेज। वो क्या करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ देगा, क्लीवेज कर देगा और जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो इस स्ट्रक्चर का पेनिसिलिन का एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन स्टार्ट करते हैं हम। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। पेप्टाइडोग्लाइकॉन दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है, एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर होती है वो 50 टू 100 लेयर से बनी होती है और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की जो लेयर होती है, सेल वॉल होती है, वो 1 से 2 लेयर ही होती है। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर 1 से 2 लेयर इसलिए होती है क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता ही नहीं है, उसमें एब्सेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव में वही पेप्टाइडोग्लाइकॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बैक्टीरिया की जो रिजिडिटी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की वजह से होती है और उसमें क्रॉस लिंकेज की वजह से होती है। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है उसमें क्या होता है, एक तो होता है पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड मतलब 5 पेप्टाइड लिंकेज
लिंकेज ग्रुप होंगे जिसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, और उसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली NM NAG लगे होंगे। NAM होता है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG होता है N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। ठीक है, उसके बाद जो NAM के अंदर जो पेंटापेप्टाइड ज्वाइन हो रखा होता है, उसके थर्ड नंबर अमाइनो एसिड से ज्वाइन होता है पेंटाग्लाइसिन। अब एक बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एक प्रोटीन बाइंडिंग एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। वो क्या करता है, वो करता है कि जो फिफ्थ नंबर जो ग्लाइसिन होता है उसको ज्वाइन करवाता है फोर्थ नंबर अमाइनो एसिड से, जो है डी एलिनिन। अब इसकी वजह से क्रॉस लिंकेज हो जाती है। अब क्रॉस लिंकेज की वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज ही करवाता है। क्रॉस लिंकेज की वजह से जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो रिजिड हो जाती है, जो स्टेबल हो जाती है। अब हमें बैक्टीरिया को मारना है। बैक्टीरिया को मारना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, पेनिसिलिन दे दो, या फिर तुम बीटा लैक्टम उसमें दे दो। बीटा लैक्टम के अंदर दो कैटेगरी आती है, पेनिसिलिन या फिर सफेलोस्पोरिन, कुछ भी दे दो। अब हम पेनिसिलिन उसमें दे देते हैं। पेनिसिलिन क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा ट्रांसपेप्टाइडेज को। क्यों करेगा, क्योंकि जो बीटा लैक्टम होते हैं वो एज डी एलिनिन की तरह ही केमिकली स्ट्रक्चर होता है उनका, तो वो क्या करेगा, बीटा लैक्टम को इनको क्रॉस लिंकेज करवाने ही नहीं देगा। क्रॉस लिंकेज नहीं होगा तो उनकी रिजिडिटी सेल वॉल की वो खत्म हो जाएगी और जो सेल है वो मर जाएगा। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दिखाएंगे अपना बीटा लैक्टम। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है फार्माकोकाइनेटिक ऑफ पेनिसिलिन। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ पेनिसिलिन में सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि ज्यादातर जो ओरली एडमिनिस्टर्ड जो मुंह से अगर हम पेनिसिलिन जी को देंगे तो ज्यादातर वो क्या करते हैं, जो पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड आता है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी होते हैं, वो ज्यादातर आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट से दी जाती है। बट इनको हम इनको हम आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलरी रूट से भी दे सकते हैं। बट इंट्रामस्कुलर रूट जो होता है वो पेनफुल होता है, उसमें दर्द होता है देने में। अगला जो पॉइंट बोल रहा है कि पेनिसिलिन होता है वो बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब एक बार एडमिनिस्टर्ड हो गया तो सारे बॉडी टिश्यूज में फैल जाएगा, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसके अंदर क्रॉस नहीं कर पाता। ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर पेनिसिलिन, हालांकि जब मेनिंजाइटिस होता है, मतलब जब ब्रेन के अंदर इंफेक्शन होता है, मेनिंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है, तो सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट में ये पेनिसिलिन जी पहुंच जाता है। उसके बाद पॉइंट बोल रहा है कि ये पेनिसिलिन जो है यूरिन के थ्रू अपना एक्सक्रीट होता है, और मेनली जो एक्सक्रीशन होता है इसका एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से होता है। और जो पेनिसिलिन का जो एक्शन होता है वो अगर तुम पेनिसिलिन के साथ प्रोबेंसिड अगर साथ में दो, साइमल्टेनियसली दो, तो उसका जो पेनिसिलिन का एक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट पेनिसिलिन के, बेसिकली पेनिसिलिन क्या होता है, रिलेटिवली सेफ ड्रग होता है, बट कुछ एडवर्स इफेक्ट वो कॉज करता है, जो कि मैंने नीचे बताए हुए हैं। सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में कॉज करता है, एक तो स्किन रैशेस कॉज कर देगा, उसके बाद डर्माइटस, डर्मिस जो लेयर होती है आपकी स्किन की, उसमें इंफेक्शन कॉज कर देगा। यूट्रिक एरिया कॉज करेगा। यूट्रिक एरिया होता है आपका स्पेशल टाइप ऑफ रैशेज होता है जिसमें हनी लाइक आपके रैशेज कर देगा। उसके बाद ब्रोंकियोस्पाज्म कर देगा। एंजियोएडिमा कॉज करेगा। एंजियोएडिमा होता है एक स्वेलिंग, जो स्किन की लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो बिकॉज ऑफ जो एंटी एलर्जेंस जो होते हैं उनकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट पेन होने लग जाता है। सीरम सिकनेस होता है जब कोई एलर्जन बाहर से आता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, या किसी भी बंदे के अंदर अगर आएगा, तो एंटी सीरम जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रिएक्ट करवाता है अगेंस्ट द एलर्जन, जिसकी वजह से सीरम से, इसको बोलते हैं जो एलर्जी होती है उसको बोलते हैं सीरम सिकनेस।
अब आता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक एक इमरजेंसी केस होता है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स के अंदर जो एलर्जन विद इन सेकेंड्स के अंदर उसको ये शॉक पड़ता है या उसकी डेथ भी हो सकती है इस एनाफाइलेटिक शॉक की वजह से। जो मैनिफेस्टेशन होती है एनाफाइलेटिक शॉक होने के बाद, जो रिएक्शंस होती हैं उसमें सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को, उसके बाद लेरेंजियल एडिमा हो सकता है आपका, अगला ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है आपका पेशेंट को। उसके बाद जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है हमारे को, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा एड्रेनलिन का, जिसमें 0.3 से 0.5 ml इंजेक्शन देना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, और आईएम देना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगला जो इंजेक्शन, एक और इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, जिसमें 200 mg आईवी देते हैं हाइड्रोकॉर्टिकोसोन का इंजेक्शन हम। अगला एक और इंजेक्शन होता है इंजेक्शन ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन, जो कि 50 से 100 mg हम आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं या इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं, इंजेक्शन होते हैं जो एनाफाइलेटिक शॉक को ठीक कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन के अंदर वो होती है एसिड रेजिस्टेंस ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, जिसमें एक ही ड्रग आती है जिसमें फिनॉक्सीपेथाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन 5 बोलते हैं। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है हमारी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें 3 ड्रग आती हैं, जिसमें मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन आती हैं। अगली जो कैटेगरी आती है हमारी वो होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसमें 3 कैटेगरी आती हैं फर्दर। उसमें पहली कैटेगरी का नाम है अमाइनो पेनिसिलिन, जिसमें ड्रग्स आते हैं एम्पिसिलिन, बैक एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो होती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, जिसमें हमारी ड्रग आती है कार्बेंसिलिन। अगला जो कैटेगरी आती है उसमें होता है यूरिडो पेनिसिलिन, जिसमें ड्रग आते हैं पिप्रासिलिन, मेजोसिलिन। अगला जो कैटेगरी आती है वो होती है बीटा लैक्टिमनेज इनहिबिटर, जिसमें एग्जांपल आता है क्लेवेनोइक एसिड, सालबैक्टम एंड टेजोबैक्टम। पहली कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो होती है एसिड रेजिस्टेंस ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी आपका पीएनजी पेनिसिलिन जी बोलते हैं हम इसको। पहली इसमें ड्रग जो आती है हमारी वो होती है फिनॉक्सी पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन 5 भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि जो पेनिसिलिन जी है वो सिर्फ पेनिसिलिन 5 से इसीलिए डिफर करता है कि वो पेनिसिलिन जी जो होता है वो तो आपका एसिड जो हमारा स्टमक में बनता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो पेनिसिलिन 5 है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो ओरल एब्जॉर्प्शन है पेनिसिलिन जी की वो बहुत अच्छी है, और जो पीक लेवल है, जो टारगेट सेल पे जो आपका ड्रग पहुंचना होता है फिनॉक्सी पेनिसिलिन का, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन का या पेनिसिलिन 5 का, वो 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाता है। और जो प्लाज्मा टी हाफ है इसका वो 30 से 60 मिनट के अंदर हो जाता है, मतलब इसकी आधी कंसंट्रेशन 30 से 60 मिनट के बाद खत्म होती है। अगला जो पॉइंट बोल रहा है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, मतलब बैक्टीरिया को मारने की एबिलिटी पेनिसिलिन की, वो पेनिसिलिन जी के मतलब सेम है दोनों की। बट जब नाइजेरिया के अगेंस्ट इसको काम मतलब यूज करते हैं पेनिसिलिन 5 को, तो उसकी एक्टिविटी 1/5 कम हो जाती है। और दूसरे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर एनारोब्स हैं उसके अगेंस्ट भी 1/5 एक्टिविटी हो जाती है पेनिसिलिन 5 की एज कंपेयर टू पेनिसिलिन जी। अगला पॉइंट इसका बोल रहा है कि इसको ज्यादा सीरियस इंफेक्शंस में हम यूज नहीं कर सकते, बट थोड़े सिर्फ हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो इंफेक्शन कॉज हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर कान के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है ओटिस मीडिया, या फिर रूमेटिक फीवर्स के अंदर पता लगाना पड़ता है, या फिर लेस सीरियस निमोनोकोकल इन्फेक्शंस में हम यूज कर सकते हैं, या ट्रेंच माउथ में यूज कर सकते हैं। ट्रेंच माउथ होता है कि ये एक तरह का बैक्टीरिया से कॉज करने वाला एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे गम्स में होता है, जिसमें हमारा पेन होता है, गम्स में ब्लीडिंग होने
लग जाती है। ये बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गम्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग करते हैं, गम्स के अंदर पेन करने लग जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि डोज क्या लेंगे हम, जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन की है वो डोज क्या लेंगे। इसकी डोज होती है 250 से 500 mg होती है बेसिकली। जो मेन जो होती है इसकी, इन्फेंट्स में इसको 60 mg दिया जाता है और चिल्ड्रंस के अंदर इसको 125 से 250 mg दिया जाता है हर 6 घंटे में। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है सेकंड जो कैटेगरी आती है हमारी, वो होती है आपकी पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें सबसे पहला जो ड्रग आता है वो होती है मेथिसिलिन। मेथिसिलिन के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो मेथिसिलिन है वो पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस तो होता है बट एसिड रेजिस्टेंस नहीं होता। ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस का मतलब है पेनिसिलिन जो एंजाइम मरेगा जिस एंजाइम से, उस एंजाइम से तो रेजिस्टेंस होते हैं, बट ये एसिड जो हमारा स्टमक के अंदर होता है उससे हमारा मर जाता है। ये पेनिसिलिन अपनी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इसलिए इस मेथिसिलिन को हम इंजेक्ट करते हैं। और ये मेथिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन प्रोडक्शन करता है, इंड्यूसर होता है उस चीज का। अगला पॉइंट होता है जो MSRA होता है वो कुछ एरियाज में इमर्ज हो जाता है, आ जाता है। MRSA होता है आपका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेफाइलोकोकस एरियंस। जो स्ट्रेफाइलोकोकस एरियंस जो इन्फेक्शन कॉज करता है, उस वो इन्फेक्शन मेथिसिलिन से ठीक नहीं होता, उसके अगेंस्ट इनसेंसिटिव होता है वो। जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जो होते हैं ये, जिसमें एग्जांपल आपका मेथिसिलिन है और दूसरे जो बीटा लैक्टम होते हैं या फिर अर्थ्रोमाइसिन होते हैं या अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं या टेट्रासाइक्लिन होते हैं, ये सारे ड्रग भी इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाते। जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेफाइलोकोकस एरियंस जो होता है वो प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन को जो इनका काम क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग जो पेनिसिलिन होता है इनका काम होता है बैक्टीरिया के अंदर क्रॉस लिंकेज करवाना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आपकी रिजिड रहे, स्टेबल रहे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहता है। बट जो MRSA है ये इनहिबिट कर देता है, ऑल्टर कर देता है इस चीज को, PBBPs को, मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है वो बाइंड नहीं हो पाता, क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो मर सकता है। अगला जो पॉइंट है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो काम जो ड्रग करते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस आते हैं वेनकोमाइसिन होता है, लेनिजोलिड होता है, बट सिप्रोफ्लॉक्सिन भी हमारा काम कर सकते हैं इसमें। जो एडवर्स इफेक्ट होता है इसमें वो होता है हिमेटोरिया। हिमेटोरिया होता है जब यूरिन के अंदर जब हमारा ब्लड आ जाए तो उसको बोलते हैं हिमेटोरिया। एल्ब्यूमिरिया, जब आपका एल्ब्यूमिन आपका यूरिन के अंदर आ जाए तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिरिया। रिवर्सिबल इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसमें क्या होता है जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के अंदर वो स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, किडनी क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं अच्छी तरह फिल्ट्रेशन नहीं करवाएगा। ये सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं मेथिसिलिन के। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन भी मेथिसिलिन के एक दूसरा सेकंड लाइन ड्रग हम यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर दिया है क्लॉक्सासिलिन ने मेथिसिलिन को। अगला जो हमारा ड्रग आता है वो होता है क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन। इसमें सबसे पहला ये पॉइंट बोल रहा है कि जो क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर एक साइड चेन होती है जिसका नाम होता है आइसोक्साजोइल। और ये जो क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन होते हैं ये ना तो एसिड से मरते ना पेनिसिलेस से मरते। अगला इसमें पॉइंट इसमें बोल रहा है कि एक्टिविटी अगेंस्ट द पेनिसिलिन जी ऑर्गेनिज्म इज वीकर एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेनिसिलिन जी। ये बोल रहा है कि जो क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन की जो एक्टिविटी है वो पेनिसिलिन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बहुत कम है, मतलब उन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बहुत कम काम दिखाता है ये जिन जो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन जी से मर जाते हैं। और इनको क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन को कभी भी हम सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं करते, पेनिसिलिन के सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी भी यूज नहीं करते। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है जो क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन है वो इनकम्प्लीटली
बट डिपेंडेबल एब्जॉर्प्शन होती है इसका बाय द ओरल रूट। जब हम ओरल रूट के थ्रू इसको क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन को लेंगे तो इनकम्प्लीटली आपका एब्जॉर्प्शन होगा, और स्पेशली इस क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन को हम एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। अगला इसमें पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन की, वो 90% से भी ज्यादा है, और इसकी एलिमिनेशन जो है वो सबसे पहले किडनी से होती है, बट कुछ एलिमिनेशन हमारी लिवर से भी होती है इसकी। और जो प्लाज्मा टी हाफ है, मतलब आधी कंसंट्रेशन 1 घंटे में इसकी आधी कंसंट्रेशन हो जाएगी क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन की। अगला इसमें बोल रहा है कि डोज क्या लेते हैं हम क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन की, वो होती है 0.25 से 0.5 ग्राम ओरली लेते हैं हर 6 घंटे में, और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रखा हो तो 0.25 और 1 ग्राम लेते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलरली लेते हैं या फिर इंट्रावेनियसली लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ये थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन के अंदर। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं वो एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होते हैं, जो कि अपना काम एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अपनी ग्राम नेगेटिव बेसिलीज के अगेंस्ट या बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम दिखाएंगे। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो बेसिली स्ट्रक्चर्स के होते हैं। अब अगला जो हमारी पहली कैटेगरी जो इसमें आती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स के अंदर, वो होती है अमाइनो पेनिसिलिन्स। जो अमाइनो पेनिसिलिन्स होते हैं वो ना तो पेनिसिलिन्स के अगेंस्ट काम कर पाते और ना बीटा लैक्टेमिनेज के अगेंस्ट काम कर पाते, मतलब दोनों से मर जाते हैं। पेनिसिलिन के अगेंस्ट अगर तुम दोगे और बीटा लैक्टेमिनेज अगर दोगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो बीटा लैक्टम चेन होती है उसको ब्रेक कर देंगे। अगला पहला जो हमारा ड्रग आता है अमाइनो पेनिसिलिन के अगेंस्ट, वो होता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या होता है, ये सारे उन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है जो सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट, मतलब जो पेनिसिलिन से भी मर जाते हैं उन वो एम्पिसिलिन भी इन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट अपना काम दिखाता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाता है। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है इन एडिशन उन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट तो काम करेगा ही करेगा, इन एडिशन उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी अगेंस्ट काम करेगा। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, प्रोटियस, साल्मोना शिएगेला या हेलिकोबैक्टीरिया बैक्टर पाइलोरी। ये अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इनके अगेंस्ट भी काम करता है। अगला इसमें बोल रहा है कि जो एम्पिसिलिन है उसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा यूज होने के कारण कुछ बैक्टीरियाज इसके अगेंस्ट अब रेजिस्टेंस बना चुके हैं, मतलब अब उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ये पेनिसिलिन अब काम नहीं करता। अब इस यूज के कारण, इस रेजिस्टेंस के कारण, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, इसके कारण क्या है, इस एंटीबायोटिक की, इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की जो यूजफुलनेस है वो बहुत कम हो गई है, धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। अब इसकी एम्पिसिलिन का हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि जो एम्पिसिलिन है वो गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक के अंदर एसिड होता है वो गैस्ट्रिक एसिड होता है, उससे ये डिग्रेड नहीं होगा कभी भी। और ओरल एब्जॉर्प्शन जब हम ओरली एम्पिसिलिन को लेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी, बट इतनी होगी कि वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखा सकती है, एडिक्वेट होती है। अगला इसका बोल रहा है कि जब तुम एम्पिसिलिन को ओरली लोगे और अगर तुमने खाने के साथ लिया उसको, तो फूड क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में थोड़ी इंटरफेरेंस दिखाएगा। इसीलिए एम्पिसिलिन को जब भी एडमिनिस्टर करते हैं ओरली तो उसको क्या करते हैं हम, खाली पेट या एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है उसको। अगला इसमें बोल रहा है कि जो एम्पिसिलिन है वो कुछ जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो बाइल के थ्रू होता है और रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होता है एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू। एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब कोई भी ड्रग है ओरल जाएगा, ओरल से क्या होगा आपका लिवर में जाएगा, लिवर से क्या जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपका लिवर में और फिर सर्कुलेशन करता है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है, इसको बोलते हैं एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। उसके थ्रू क्या करेगा, आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा इस ड्रग का।
बट हालांकि इसका जो प्राइमरी चैनल है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा वो होता है किडनी। किडनी के थ्रू सबसे पहला इसका चैनल होता है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन होता है इस ड्रग का, एम्पिसिलिन का। बट जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है किडनी के अंदर वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट। जो प्लाज्मा टी हाफ होता है इसका पेनिसिलिन का वो 1 घंटा होता है, मतलब इसकी आधी ड्रग आधी कंसंट्रेशन 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अगला जो डोज हम लेते हैं एम्पिसिलिन की वो होती है 0.5 से 2 ग्राम ओरली या आईएम या आईवी डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। ये बोल रहा है कि 0.5 ग्राम भी ले सकते हैं, 2 ग्राम भी ले सकते हैं, या तो ओरल माउथ के थ्रू लेंगे या इंट्रामस्कुलरली ले सकते हैं या इंट्रावेनसली ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सीवियरिटी, कितना खतरनाक आपका इन्फेक्शन हो रखा है। और इसको हर 6 घंटे में लेना है और बच्चों के अंदर 50 to 100 mg लेना है पर केजी। किलो के हिसाब से कितने किलो का बच्चा है उसके हिसाब से ये ड्रग लेना है। मतलब 50 से 100 mg 1 किलो के बच्चे को देना है और 1 दिन में देना है ये। अगला टॉपिक आता है हमारा यूजेस ऑफ एम्पिसिलिन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहला जो यूज आता है हमारा वो होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा यूज हमारा एम्पिसिलिन करता है। इसमें एम्पिसिलिन जो होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, चॉइस ऑफ ड्रग होता है। मतलब सबसे पहले अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, अगर एक्यूट इन्फेक्शन है आपको, तो फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब कि सबसे पहले यूज एम्पिसिलिन का हम यूज कर सकते हैं। बट इसकी ज्यादा यूजफुलनेस की वजह से इसका कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। उसके अब एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो उसके बदले में कौन सा ड्रग हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है फ्लोरक्विनोलॉन्स जो होते हैं और कोट्राइमोक्साजोल जो होते हैं, वो ज्यादातर यूज कर जाते हैं एम्पिरिकल थेरेपी। एम्पिरिकल थेरेपी वो थेरेपी होती है जब किसी भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज का टेस्ट नहीं आया, उससे पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने अपनी थेरेपी स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेपी। अगला जो हमारा यूज आता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं हम एम्पिसिलिन को। उसमें कौन कौन सा हम किस किस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं हम, ये होता है ब्रोंकाइटिस में, और ओटिस मीडिया मतलब जो कान के अंदर इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं एम्पिसिलिन को। बट अगर हायर डोज हम 50 से 80 mg पर केजी पर डे हम जर्नली इसमें एम्पिसिलिन का लेते हैं। अगला जो हमारा यूज होता है वो होते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर एम्पिसिलिन जो होता है वो होता है फर्स्ट लाइन ड्रग। बट सिग्निफिकेंट जो जैसे सिग्निफिकेंट जो आपके जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मेनिंगोकोकाई हो गया या निमोनोकोकाई हो गया या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, वो सारे क्या हो रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। अब मेनिंजाइटिस के अंदर, मेनिंग्स के अंदर अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं ये सारे बैक्टीरिया, तो एम्पिसिलिन देंगे तो वो अपना काम तो दिखाएगा नहीं। अब एम्पिरिकल थेरेपी मतलब टेस्ट आने से पहले जो थेरेपी स्टार्ट करेंगे हम, उसमें क्या यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे हम एम्पिसिलिन प्लस थर्ड जनरेशन सफेलोस्पोरिन विद अनदर ड्रग, अनदर एंटीबायोटिक हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और एंटीबायोटिक यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब अगला एक यूज आता है हमारा गुनेरिया। गुनेरिया के अंदर भी बहुत अच्छा यूज होता है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह ही यूज कर सकते हैं हम ओरल ट्रीटमेंट में। उन गुनेरियाज में हम यूज कर सकते हैं जो नॉन पेनिसिलेज प्रोड्यूसिंग गोनोकोकल इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। अब इसमें जो हम डोज यूज करते हैं वो होती है सिंगल डोज, बट 3.5 ग्राम ऑफ एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेंसिड हम यूज कर सकते हैं। ये एक एडिक्वेट और कन्वीनियंट डोज है हमारा जो गुनेरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अगला एक यूज आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर भी एम्पिसिलिन बहुत अच्छा काम दिखाता है। अगला कोलियोसिस्टाइटिस, इसमें क्या होता है ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं कोलियोसिस्टाइटिस। इसमें भी एम्पिसिलिन हम यूज कर सकते हैं। एक होता है एनुंग।
एनुम होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारा ओरल के अंदर जो हमारे गम्स होते हैं उसके अंदर पेन होती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, और इंटरडेंटल पेपिली के अंदर अल्सर्स होने लग जाते हैं। मतलब दो दांत के बीच में जो गम्स होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी अल्सर होने लग जाएगी, उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन को बहुत अच्छा यूज होता है ये। अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट होता है डायरिया। डायरिया जो जब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पिसिलिन की करते हैं तो फिर डायरिया देखा जाता है। अगला जो हमारा एडवर्स इफेक्ट आता है वो होता है आपका जो जब एम्पिसिलिन को ओरल एडमिनिस्टर करते हैं तो वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। जो अनएब्जॉर्ब पार्ट रह जाता है उसका ड्रग का अनएब्जॉर्ब पार्ट, तो वो इरिटेट करता है लोअर इंटेस्टाइन को। ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया एम्पिसिलिन का। तीसरा एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि जो एम्पिसिलिन क्या करता है, 10% पेशेंट्स के अंदर रैशेस कॉज करता है। स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर करता है जिन पेशेंट्स को एड्स हो रखा है या ईबी वायरस से इन्फेक्शन हो रखा है। ईबी वायरस आपका गामा हर्प आपका कॉज करेगा और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया कॉज कर देगा। लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के सिम्टम्स होते हैं आपके फीवर होने लग जाएगा, जॉइंट पेन होने लग जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी आपकी। ये सिम्टम्स होते हैं आपके। अगली जो कैटेगरी आती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन के एग्जांपल जो आती है वो होती है कार्बेंसिलिन। इसमें ये बोल रहा है कि जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन की एक स्पेशल फीचर होता है कि ये सूडोमोनास आर्जिनोसा और इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस के अगेंस्ट काम करते हैं। बट जो पेनिसिलिन और अदर जो अमाइनो पेनिसिलिन थे वो इनके अगेंस्ट काम नहीं कर पाते, अपना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं दिखा पाते थे। कार्बोक्सी पेनिसिलिन अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं इसके अगेंस्ट। और दूसरा इसका पॉइंट आता है कि ये साल्मोनेला, इकोलाई और एंटेरोबैक्टर के बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ये इनका जो काम होता है वो बहुत कम होता है। बट जो कैल्बेशियलिया और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया कोकाइज जो होते हैं उनके अगेंस्ट तो ये काम ही नहीं दिखाता। अगला जो टॉपिक आता है इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहला ये बोल रहा है जो कार्बेंसिलिन है वो ना तो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है ना एसिड से रेजिस्टेंस है। मतलब कि जब हम ओरली इसको देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब दोनों से ये तो स्टमक के एसिड से मर जाएगा या फिर पेनिसिलिनेज होगा, बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज निकालेंगे तो पेनिसिलिन से भी मर जाएगा, मतलब बीटा लैक्टम रिंग जो है वो टूट जाएगी। और इसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होता है और टी हाफ जो है वो 1 घंटा होता है इसका। जो ये कार्बेंसिलिन है वो एक सोडियम सॉल्ट के रूप में ही यूज होता है। इसका डोज जो होता है वो 1 to 2 ग्राम IM लेते हैं, मतलब 1 से 2 ग्राम जो होता है वो इंट्रामस्कुलरली लिया जाता है या फिर 1 से 5 ग्राम इंट्रावेनियसली लिया जाता है हर 4 से 6 घंटे पे। और हायर डोज तब लेते हैं जब फ्लूइड रिटेंशन करवानी हो या फिर आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रखा हो किसी पेशेंट्स को, या फिर कार्डिक फंक्शन बहुत कम है किसी, या रीनल फंक्शन बहुत कम है किसी उसके पेशेंट्स के अंदर। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है कि हायर डोज अगर तुम कार्बेंसिलिन की दोगे तो उसमें क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी क्योंकि वो प्लेटलेट फंक्शंस को इंटरफेयर करेगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होगी। तीसरी कैटेगरी जो आती है हमारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के अंदर वो होती है यूरिडो पेनिसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन के अंदर जो एग्जांपल आता है वो होता है पिप्रासिलिन। पिप्रासिलिन सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि ये जो यूरिडो पेनिसिलिन होते हैं वो एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन होते हैं और जो कार्बेंसिलिन है वो उससे 8 गुना ये ज्यादा एक्टिव होते हैं यूरिडो पेनिसिलिन। इसमें दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि कैल्बेशियलिया के अगेंस्ट इनका काम जो होता है, एक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे एंटेरोबैक्टर बैक्टीरियाज के अगेंस्ट या बैक्टेरॉइड्स के अगेंस्ट अपना काम दिखाते हैं यूरिडो पेनिसिलिन। अगला जो पॉइंट बोल रहा है कि ये जो सीरियस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट इनको ट्रीटमेंट के अगेंस्ट यूरिडो पेनिसिलिन को यूज करते हैं। जैसे कि न्यूट्रोपेनिक, न्यूट्रोफिल्स की जब कमी हो जाती है बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, या इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड कंडीशंस के अंदर जब
इम्यून सिस्टम हमारा कम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, या उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें बर्न पेशेंट्स होते हैं, मतलब जल जल जाते हैं, तो उसमें पिप्रासिलिन या यूडोपेनिसिलिन हम यूज कर सकते हैं। जो एलिमिनेशन टी हाफ होता है वो होता है इसका 1 घंटा होता है, जब इसको यूरिडोपेनिसिलिन के साथ हम एडवाइस करता है डॉक्टर जेंटामाइसिन को यूज करने के लिए या टोब्रामाइसिन को यूज करने के लिए। और इसका जो डोज होता है वो 100 से 150 mg तक चलता है पर केजी पर डे, और 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है ये। और मैक्सिमम डोज जो एक दिन में ली जाती है वो होती है 16 ग्राम पिप्रासिलिन की। आईएम ले सकते हैं इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावेनसली ले सकते हैं। आईवी रूट प्रिफर करा जाता है जब 2 ग्राम से ज्यादा इंजेक्ट करना हो तो। लास्ट जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो होती है बीटा लैक्टेमिनेज इनिबिटर। बीटा लैक्टेमिनेज इनिबिटर में सबसे पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि बीटा लैक्टेमिनेज एक एंजाइम की फैमिली होती है जो कि बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। जिसका बीटा लैक्टेमिनेज का काम क्या होता है? काम ये होता है कि बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल आते हैं आपके पेनिसिलिन और सफेलोस्पोरिन, उनको इनएक्टिव करना। वो इनएक्टिव आपका करते हैं बीटा लैक्टम रिंग जो होती है उनके अंदर, उनको ओपन करके वो इनएक्टिव कर देते हैं। इसमें बीटा लैक्टेमिनेज के 3 इनिबिटर्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल आते हैं क्लेवेनोइक एसिड, सालबैक्टम होता है, टेजोबैक्टम होते हैं, जो कि अवेलेबल है और क्लिनिकल यूज करा जाता है उनका। हम पढ़ेंगे क्लेवेनोइक एसिड। क्लेवेनोइक एसिड जो ऑब्टेन होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवोलेजेरस, इससे ऑब्टेन होता है। और जो क्लेवेनोइक एसिड है उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, बट उसकी खुद की कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती क्लेवेनोइक एसिड की। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है कि ये जो बीटा लैक्टेमिनेज है उसको इनिबिट करते हैं क्लास 2 से क्लास 5 तक, जो भी बीटा लैक्टेमिनेज होते हैं उनको इनिबिट करते हैं। और ये बीटा लैक्टेमिनेज जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, बट ये क्लास 1 ऑफ सेफेलोस्पोरिनेज को इनिबिट नहीं करते। अगला पॉइंट इसमें बोल रहा है जो क्लेवेनोइक एसिड है एक प्रोग्रेसिव इनिबिटर्स होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे इनिबिट करते रहते हैं ये बोल रहा है कि जो बीटा लैक्टेमिनेज है वो अपना इनिशियली तो रिवर्सिबल बाइंड होएगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, बीटा लैक्टेमिनेज से जुड़ जाएगा बट थोड़ी देर में निकल जाएगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ये कोवेलेंट हो जाएगा, मतलब टाइटली बाउंड हो जाएगा, और टाइम के साथ ये इनिबिशन वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी क्लेवेनोइक एसिड अगेंस्ट द बीटा लैक्टेमिनेज। अगला पॉइंट ये बोल रहा है जो क्लेवेनोइक एसिड है ये सुसाइड इनिबिटर है, मतलब जैसे ये एंजाइम से बाइंड हो जाएगा वैसे ही क्लेवेनोइक एसिड इनएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द क्लेवेनोइक एसिड। क्लेवेनोइक एसिड की फार्माकोकाइनेटिक पढ़ने वाले हैं। जो जब हम क्लेवेनोइक एसिड को ओरल ही एडमिनिस्टर करते हैं तो ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत ज्यादा रैपिड होती है, बहुत ज्यादा तेजी से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और बायो अवेलेबिलिटी जो होती है इसकी 60% होती है, बट इसको हम इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं क्लेवेनोइक एसिड को। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है जो एलिमिनेशन जो होती है वो टी हाफ 1 घंटा होता है, और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो एमोक्सिसिलिन की तरह ही होती है, और एमोक्सिसिलिन और क्लेवेनोइक एसिड को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी हो, इसको बोलते हैं को एमोक्सिक्लेव बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन में। अगला इसका बता रहा है कि हालांकि इसकी एलिमिनेशन जो है वो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है, और जो इसकी एक्सक्रीशन है वो प्रोबेंसिड से अफेक्ट नहीं करती। अगर प्रोबेंसिड अगर क्लेवेनोइक एसिड के साथ अगर तुमने दे दिया तो इसका कोई अफेक्ट नहीं करेगा प्रोबेंसिड, बट पेनिसिलिन में अफेक्ट कर जाता है, उसकी एक्युमुलेशन करवाएगा और ज्यादा जो काम है उसका इफेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ाएगा उसका प्रोबेंसिड। अगला इसमें पॉइंट बोल रहा है कि ज्यादातर जो ये है आपका क्लेवेनोइक एसिड वो हाइड्रोलाइज्ड होएगा एक्सक्रीशन से पहले और डीकार्बोक्सिलेट होगा, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन होगा, बट जो एमोक्सिसिलिन है वो अनचेंज ही आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। इसमें आपका एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं वो सबसे पहले जो आता है वो डायरिया होता है, अपसेट ऑफ द स्टमक,
वॉमिटिंग आने लग जाएगी, माइल्ड स्किन रैशेज हो जाएंगे, सीवियर स्किन रैशेज हो जाएंगे, ईचिंग होने लग जाएगी, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग, वीजिंग होने लग जाएगा, वेजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज होने लग जाएगा, वेजाइना से डिस्चार्ज होने लग जाएगा, येलोइंग ऑफ द स्किन और आईज और स्किन जो है आपकी येलो पड़ने लग जाएगी। क्लेवेनोइक एसिड के ये आपके एडवर्स इफेक्ट होते हैं।